नमस्कार देवी और सज्जनों। हेलो फ्रेंड्स, वास्तु अजित चैनल पे मैं मयूरा अजित जाधव आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको LLB कोर्स और लॉयर से लेकर अटॉर्नी जनरल तक पदानुक्रम यानी हायरार्ची के बारे में बताऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने रिश्तेदार और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। अगर नए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकॉन है उसे जरूर प्रेस कीजिए। इससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको कानून और न्याय के साथ शक्तिशाली नेता का संस्कृत मंत्र बताऊंगी। चलो प्रभु का नाम लेके शुरू करते हैं। LLB कोर्स और लॉयर से लेकर अटॉर्नी जनरल तक की पदोन्नति। LLB कोर्स एंड प्रमोशन फ्रॉम लॉयर टू अटॉर्नी जनरल। आइए जानते हैं LLB कोर्स का क्या मतलब है, इस अभ्यासक्रम में क्या सिखाते हैं। LLB या बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ भारत में विभिन्न कानून संस्थानों और विश्वविद्यालय द्वारा पेश किया जाने वाला 3 साल या 5 साल का पदवी कोर्स है। इस कार्यक्रम में कानून के विभिन्न क्षेत्र जैसे आपराधिक कानून, क्रिमिनल लॉ, श्रम कानून, लेबर लॉ, परिवार कानून, फैमिली लॉ, संविधान कानून, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और कई अन्य प्रकार के कानून शामिल है। 3 साल का LLB या 5 साल का LLB, कौन सा कोर्स बेहतर है? दोनों लगभग समान करियर के अवसरों के साथ कानून पाठ्य अभ्यासक्रम है। बोथ हैव लॉ कोर्सेज विथ ऑलमोस्ट आइडेंटिकल करियर अपॉर्चुनिटीज, जबकि 5 वर्षीय LLB एक एकीकृत पाठ्यक्रम है जिसे कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद किया जाता है। 3 वर्षीय LLB पाठ्यक्रम के लिए स्नातक आवश्यक पदवीधारक यानी डिग्री होल्डर होना चाहिए। 3 वर्षीय LLB पाठ्यक्रम में छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित औपचारिक 3 वर्षीय विधि पाठ्यक्रम का अध्ययन करना होता है। दूसरी ओर 5 वर्षीय LLB पाठ्यक्रमों में स्नातक को कानून विषयों के साथ BA, BSc, BCom के विषय भी पढ़ाए जाते हैं। इसमें विद्यार्थियों का 1 साल बचता है जो उन्हें भविष्य में LLM करने में या प्रैक्टिस करने में काम आता है। 5 वर्षीय LLB पाठ्यक्रमों के प्रकार, टाइप्स ऑफ 5 ईयर LLB कोर्सेज। भारत में सभी लॉ कॉलेज में पेश किए जाने वाले 5 वर्षीय LLB पाठ्यक्रम इस प्रकार है। 1. कला स्नातक LLB यानी BA LLB। इतिहास, राजनीति, विज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र जैसे कला विषयों का एकीकरण और कानून के विषय जैसे कि टॉर्ट, CPC, कॉर्पोरेट कानून, न्यायशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून, संविधानिक कानून, प्रशासकीय कानून, श्रम कानून, पर्यावरण कानून, आपराधिक कानून और बहुत कुछ सिखाया जाता है। 2. वाणिज्य स्नातक LLB यानी BCom LLB। कॉमर्स और सभी प्रकार के कानून को पढ़ाया जाता है। विज्ञान स्नातक LLB यानी BSc LLB। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी के साथ ही कानून और विज्ञान विषयों में अध्ययन करने में रुचि रखने वाले छात्र ये डिग्री हासिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं वकील क्या है। इस उपाधि से किन लोगों को पुकारा जाता है? वकील किस प्रकार के काम कर सकता है? वकील शब्द बहुत ही सामान्य शब्द है। कानून की LLB डिग्री प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति को नामित करने के लिए वकील इस उपाधि का प्रयोग किया जाता है। विधि महाविद्यालय लॉ कॉलेज से शिक्षा पूरी करने वाले स्नातक को बोली भाषा में वकील कहते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया वकीलों के आचरणों को विनियमित नहीं करता। वकीलों के पास कोर्ट रूम का अनुभव नहीं होता। वे लॉ कॉलेज में म्यूट कोर्ट से ही काम चला लेते हैं। इस प्रकार से वकीलों के पास ज्यादातर शैक्षणिक अनुभव, एकेडमिक नॉलेज होता है। वकील खुद को किसी भी व्यवसाय, बिजनेस या पेशे में संलग्न कर सकते हैं। सरकारी या निजी दफ्तर में तनख्वाह लेकर
काम कर सकते हैं। पूर्णकालीन शैक्षणिक गतिविधियों जैसे शिक्षा, एजुकेशन, निजी परामर्शदाता, प्राइवेट कंसल्टेंट, गैर न्यायालयीन सलाहकार, नॉन जुडिशियल आदि में शामिल हो सकते हैं। अधिवक्ता यानी एडवोकेट, प्लीडर क्या है? एडवोकेट, प्लीडर किस प्रकार के काम कर सकता है? विधि कॉलेज से शिक्षा पूरी करने वाले स्नातक को वकील कहा जाता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की परीक्षा में बैठने के लिए मैं सिर्फ एडवोकेट का ही काम करके अपना उदर निर्वाह करूंगा, ऐसा स्टैम्प पर एफिडेविट करके देना पड़ता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर LLB परीक्षा पास करते हैं, लेकिन भारतीय विधिज्ञ परिषद के नियमों के अधीन रह के सिर्फ वकालत करना उन्हें पसंद नहीं होता, इसलिए वे परीक्षा नहीं देते। जैसे कि मैं मयूरा अजित जाधव ने शहाजी लॉ कॉलेज कोल्हापुर से LLB स्पेशल डिग्री प्राप्त की है। ये डिग्री मैंने शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर से 4th रैंकिंग में प्राप्त की है। मैं श्री लक्ष्मी नारायण प्रकाशन की प्रोप्राइटर हूँ, इसलिए नियम अनुसार 2 व्यवसाय एक साथ नहीं कर सकती। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की परीक्षा देने के लिए मुझे एक तो मेरा व्यवसाय बंद करना पड़ता, या प्रोप्राइटरशिप से रिजाइन देना पड़ता, या उस व्यवसाय में स्लीपिंग पार्टनर बनना पड़ता। वकील जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया की परीक्षा उत्तीर्ण हो जाता है तो उसे एडवोकेट इस उपाधि से सम्मानित किया जाता है और अधिकृत पंजीकृत लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन कोर्ट जारी किया जाता है। एडवोकेट ही वो अधिवक्ता होता है जो कानून की अदालत में अपने मुवक्किल का, क्लाइंट का प्रतिनिधित्व करने के योग्य होता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एडवोकेट अधिवक्ताओं की गतिविधियों को सुनियंत्रित करता है। मुवक्किल को सही न्याय मिलने के लिए मुआवजा तय करना, कोर्ट में मुवक्किल की तरफ से सफाई पेश करना और उसे अपेक्षित न्याय दिलाने में मदद करना आदि बातों का ध्यान रखा जाता है। अधिवक्ता किसी पेशे में संलग्न हुआ ऐसा भारतीय विधिज्ञ परिषद के निदर्शन में आया तो उसकी एडवोकेट डिग्री समाप्त की जाती है। हालांकि वे किसी फर्म या व्यवसाय में स्लीपिंग पार्टनर हो सकते हैं। विद्यार्थियों का हित ध्यान में रख के सीनियर एडवोकेट को अंशकालीन यानी पार्ट टाइम या आवरली बेसिस पे विधि महाविद्यालय में पढ़ाने की अनुमति विहित नियम और अटी लागू करने के बाद मिलती है, लेकिन वो पूर्णकालीन रूप से यानी फुल टाइम प्रोफेसर ऐसे पद पर नहीं रह सकते। एडवोकेट कानून को रीड नहीं तो प्लीड करते हैं, इसलिए इन्हें प्लीडर भी कहा जाता है। बैरिस्टर किसे कहते हैं? कौन से बैरिस्टर लोग इंडिया में प्रसिद्ध है? इंग्लैंड में विधि पदवी, कानून की पढ़ाई प्राप्त करने पर बैरिस्टर ये उपाधि प्राप्त होती है। बैरिस्टर को भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की परीक्षा उत्तीर्ण होकर एडवोकेट बनना अनिवार्य होता है। मनमोहन घोष भारत में पहले बैरिस्टर थे। बाद में महात्मा गांधी, बैरिस्टर जीना, इन्होंने अपने कानून की पढ़ाई इंग्लैंड से की थी। बैरिस्टर पदवी इंग्लैंड की होने से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट में उसका विशेष महत्व है। वरिष्ठ अधिवक्ता यानी सीनियर एडवोकेट किसे कहते हैं? जूनियर एडवोकेट 20 साल प्रैक्टिस करने के बाद और सैकड़ों केसेस जीतने के बाद सीनियर एडवोकेट बन जाता है। 45 साल की उम्र के बाद उनकी कानून के प्रति शानदार सेवा, समर्पण, स्पेशल नॉलेज इन एनी फील्ड ऑफ लॉ लाइक मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स, क्रिमिनल मैटर, फैमिली लॉ का आदर करते हुए सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा उन्हें सीनियर एडवोकेट नामित नॉमिनेटेड किया जाता है। लेकिन सीनियर एडवोकेट वकालतनामा इन एडवोकेसी दाखिल नहीं कर सकता। किसी अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता या एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बिना अदालत में पेश हो सकता है। किसी मामले या ड्राफ्ट में, प्लीडिंग में पेशी एंगेजमेंट को सीधे स्वीकार नहीं कर सकता है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी AOR किसे कहते हैं? अभिलाषी को 4 साल उच्चतम न्यायालय यानी हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करनी पड़ती है और 1 साल
AOR के साथ अनिवार्य प्रशिक्षण कंपलसरी ट्रेनिंग अंडर AOR लेना पड़ता है, जिसे 10 साल का सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने का अनुभव, प्रैक्टिस एक्सपीरियंस हो। ऐसा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट AOR परीक्षा देने के लिए पात्र होता है। यह परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद उस उम्मीदवार को सर्वोच्च न्यायालय पंजीकृत करती है। भारत में 25 हाई कोर्ट है और सिर्फ एक ही सुप्रीम कोर्ट है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने खास नियम, स्पेशल रूल्स, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, फंक्शंस, डिटेल सिस्टम, हायरार्ची यानी पदोन्नति तय की है। इनका अनुभव, समझ, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग सिर्फ AOR को ही होता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को ऊंचा रखना जरूरी है। डिटेल केस ड्राफ्टिंग एंड इफेक्टिव आर्ग्यूमेंट इन फ्रंट ऑफ जज कोई भी एडवोकेट कर सकता है, लेकिन पिटीशन ऑफ केस फाइलिंग इन सुप्रीम कोर्ट एज पर रिक्वायरमेंट्स एंड रेस्ट्रिक्शंस सिर्फ AOR ही वकालतनामे के जरिए मुकदमा पिटीशन दाखिल कर सकता है। इस खास नियम का पालन करना जरूरी है। महाअधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल किसे कहते हैं? महाअधिवक्ता राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार, लीगल एडवाइजर होता है। राज्य सरकार की तरफ से न्यायालय में एडवोकेट जनरल पैरवी करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। राज्य सरकार का निर्णय, कानूनी फैसला हाई कोर्ट में टिकेगा या नहीं, इसके बारे में मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर को सलाह देते हैं। इसलिए इन्हें फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट कहते हैं। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, स्टेट गवर्नर एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति महाअधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल इस पद पर करते हैं जो उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ जज इन द हाई कोर्ट। सॉलिसिटर जनरल या अटॉर्नी जनरल का क्या मतलब है और किसे कहते हैं? भारत का सॉलिसिटर जनरल भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के अधीन होते हैं। वे भारत के दूसरे कानून अधिकारी हैं जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करते हैं। अटॉर्नी जनरल भारत के सर्वोच्च कानून अधिकारी है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान कानून का अनुच्छेद 76 इसके भाग 5 के तहत भारत के महान्यायवादी की स्थिति और शक्ति, पोजीशन एंड पावर तय की गई है। अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार यानी लीगल एडवाइजर होता है। केंद्र सरकार की तरफ से न्यायालय में अटॉर्नी जनरल पैरवी करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का निर्णय या फैसला सुप्रीम कोर्ट में टिकेगा या नहीं, इसके बारे में प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर को सलाह देते हैं। इसलिए इन्हें फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ अ कंट्री कहते हैं। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति महान्यायवादी इस पद पर करते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ जज इन द सुप्रीम कोर्ट। क्रिमिनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड सिविल गवर्नमेंट प्लीडर, इनमें क्या फर्क है? इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? बचाव वकील यानी डिफेंस अटॉर्नीज का क्या महत्व है? आपने लॉ की डिग्री हासिल की, बार काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन भी प्राप्त किया, अब आप समाज सेवा करना चाहते हैं, तो हमारा कानून ये कहता है कि कोई भी अकेले इंसान के खिलाफ अगर कोई क्राइम क्रिएट करता है तो ये मान लिया जाएगा कि वो क्राइम सोसाइटी के अगेंस्ट किया गया है, स्टेट के अगेंस्ट कमिट किया गया है। जैसे कि आपके घर में चोरी हो गई है और भागते वक्त चोर गिर गया और पकड़ा गया, तो आपका केस वो स्टेट गवर्नमेंट लड़ेगा और आपको न्याय देगा और सोसाइटी को सुरक्षा का संदेश भी देगा। चोर का केस बचाव पक्ष का वकील लड़ेगा। मैं आपको एक फेमस एग्जाम्पल देती हूँ। दक्षिण दिल्ली के एक पब में जेसिका लाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा नामक हत्यारा, सबूत और बड़ी संख्या में गवाह पार्टी में मौजूद थे।
तो इस केस का नाम सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा वर्सेस स्टेट एनसीटी दिल्ली नाम से नामांकित यानी दर्ज हुआ। एनसीटी का मतलब है नेशनल कैपिटल टेरिटरी। हत्या एक युवती की हुई थी, लेकिन समाज को संरक्षण देने हेतु विक्टिम की तरफ से सरकार ने केस लड़ी, क्योंकि सरकार का यह मानना है कि मनु शर्मा ने सोसाइटी के अगेंस्ट मर्डर क्राइम अटेम्प्ट किया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट केस नंबर क्रिमिनल अपील नंबर 179 2007 with 157/3007 and 224/2007 रजिस्टर हुआ। इन केस में रिस्पोंडेंट स्टेट एनसीटी दिल्ली की तरफ से क्रिमिनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट किया गया। As per Section 25A of the CRPC, the state government can appoint a person as director of the prosecution. The minimum eligibility for this is that he must be a practicing advocate for the last 10 years. He is the head of the operation and the office of public prosecutor is subordinate to him. प्लीडर को संहिता की धारा 2/5 के तहत परिभाषित किया गया है, जो कहता है कि कोई भी व्यक्ति अदालत में पेश होने और दूसरे के लिए याचना करने का हकदार है। इसमें एक वकील और उच्च न्यायालय का वकील भी शामिल है, और अपीलेंट की तरफ से बचाव वकील एडवोकेट जेठमलानी थे। Prosecutors charge suspects with crimes and attempt to convict them in court, while defense attorneys strive to defend their client, the suspect, and prevent a conviction. A public prosecutor has the right to file a criminal case against the person who did a crime. अगर किसी ने सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया, तो सरकार की तरफ से मुकदमा लड़ने वाले एडवोकेट को सिविल गवर्नमेंट प्लीडर कहते हैं। जिला सरकारी प्लीडर का अर्थ है प्रत्येक राज्य विधिज्ञ परिषद के सदस्यों में से निर्वाचित सदस्य। अधिवक्ता अधिनियम के अंतर्गत ही अनुशासन समिति का गठन किया गया है। कोई भी व्यक्ति इन समितियों को वकील की शिकायत कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय में वकीलों के निम्न दुराचारों को शिकायत के योग्य माना गया है। बिना उचित प्रमाण पत्र के विधि व्यवसाय करना, न्यायालय में बिना उचित कारण अनुपस्थित होना और कार्यवाही प्रकरण को स्थगित करना, मामले के विषय में मुवक्किल के विषय में निर्देश के बिना कार्यवाही करना, कूट रचित शपथ पत्र अथवा दस्तावेज प्रस्तुत करना और शपथ अधिनियम 1969 में दिए गए वैधानिक कर्तव्य की अवहेलना करना। AIR 1925 सुप्रीम कोर्ट 287। अधिवक्ता द्वारा बार बार न्यायालय की अवमानना करना, न्यायाधीश से
अपने संबंधों की जानकारी देकर मुवक्किल से राशि वसूल करना, न्यास भंग करना, अपने मुवक्किल को नुकसान पहुंचाने का कृत्य करना, विधि व्यवसाय के साथ अन्य व्यवसाय करना, मामले से संबंधित प्रॉपर्टी का क्रय करना, लीगल एड प्रकरणों में फीस की मांग करना, मामले से संबंधित सच्चाई को छुपाना, वकालतनामा प्रस्तुत करने के पूर्व तय की गई फीस के अतिरिक्त फीस की मांग करना और न्यायालय के आदेश पर प्राप्त रकम में शेयर की मांग करना, लोक पद का दुरुपयोग करना, मुवक्किल से न्यायालय में जमा करने हेतु प्राप्त रकम जमा न करना, रिकॉर्ड एवं साक्ष्य को बिगाड़ना एवं साथी को तोड़ना, मुवक्किल द्वारा अपनी केस फाइल वापस मांगने पर फाइल वापस न करना और फीस की मांग करना, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 24 के अंतर्गत अपात्र व्यक्ति द्वारा विधि व्यवसाय करना। आइए अब सुनते हैं संस्कृत श्लोक। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। अर्थात सभी लोगों की भलाई के लिए कानून और न्याय के साथ शक्तिशाली नेता हो, सभी विकलांगों और विद्वानों के साथ कानूनी न्याय सफलता हो और सारा विश्व सुखी हो। इस विषय के टॉपिक के बारे में अगर आपके मन में कोई सवाल है, क्वेश्चंस या क्यूरीज है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए प्रभु की कृपा से खुश रहिए, सिद्धि, समृद्धि और सफलता पाइए।